वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल। और चलिए आज हम बातें करते हैं नवरत्नों की। नवरत्नों का नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि मैं आप अकबर के समय में जो नवरत्न थे उनके बारे में बताऊंगी, है ना। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास के बारे में बताऊंगी, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, जब हमारे यहाँ गुप्त साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य जो कि प्राचीन समय में इतिहास का स्वर्ण युग समझा जाता था। तो स्वर्ण युग किन कारणों से समझा जाता था? क्योंकि उस समय में सभी चीज़ों का काफ़ी विकास हुआ था। तो गुप्त काल में एक राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उन्होंने एक दूसरी राजधानी उज्जैन में बनाई थी। मैं उनके समय की ही आपको बात बता रही हूँ। और जिन नवरत्नों की मैं चर्चा कर रही हूँ वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के थे। वो अकबर के दरबार के बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे वो मध्यकालीन इतिहास में आता है, और मैं जो नवरत्नों की बात आपको बता रही हूँ ये प्राचीन इतिहास की बात है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे, जाहिर सी बात है, नाम से ही प्रतीत होता है, जब हम रत्न कहते हैं तो इससे प्रतीत होता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अव्वल थे, अपनी अपनी कला में बहुत ही दक्ष थे और उनका काफ़ी नाम था। तो ये नवरत्न कौन कौन थे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो थे वो थे अमर सिंह। ये एक लेक्सिकोग्राफर थे। लेक्सिकोग्राफर में शब्दकोश लिखने वाला। तो इन्होंने संस्कृत के शब्दकोश लिखे और उसका नाम रखा अमरकोश। हालांकि अमरकोश को त्रिखंड भी कहते हैं, क्योंकि वो 3 भागों में बटा हुआ है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। तो उन्होंने संस्कृत का ये शब्दकोश लिखा जिसका नाम अमरकोश था। दूसरे जो थे वो थे धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे ये फिजिशियन समझे जाते थे। और धन्वंतरी की जब बात आती है तो प्राचीन समय से लेके और भी पहले जाके यदि देखिए तो कई धन्वंतरी का नाम सुनने में मिलता है। जैसे कि दैवीय धन्वंतरी, जिनकी पूजा हम दिवाली के समय करते हैं, और उसके बाद वैदिक धन्वंतरी है, फिर ऐतिहासिक धन्वंतरी है। तो कई धन्वंतरी की चर्चा सुनने को मिलती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय में जो कोई भी फिजिशियन बनता था उनको ये उपाधि प्रदान की जाती थी। तो धन्वंतरी नाम ना हो के शायद एक उपाधि रही हो। तीसरे थे हरिसेन। ये एक पोएट भी थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था जो कि समुद्रगुप्त का था। और हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के टाइम में थे, हालांकि बाद में जब उनकी थोड़ी सी उम्र हो गई थी तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में भी थे। तो अमर सिंह हो गए, धन्वंतरी हो गए, हरिसेन हो गए, और चौथे थे कालिदास। ये भी एक कवि और नाटककार थे। इन्होंने संस्कृत के काफ़ी नाटक लिखे। इसके बाद कालिदास का नाम कालिदास क्यों पड़ा? क्योंकि माना जाता था कि इनके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद था, इसीलिए इन्हें कालिदास कहा जाता है। दूसरे थे छपणक। छपणक जो थे वो एक एस्ट्रोलॉजर थे गुप्ता पीरियड के। और छठे थे शंकु, जो कि एक आर्किटेक्ट थे। इसके बाद जो 7वें नवरत्न थे उनका नाम था वराहमिहिर। ये एस्ट्रोनॉमर थे और ज्योतिषाचार्य भी थे। इसके बाद 8वें नंबर के जो नवरत्न थे उनका नाम है वररुचि। ये एक संस्कृत के ग्रामरियन थे। ये संस्कृत के व्याकरण शास्त्री थे और कई बार इनकी पहचान कात्यायन के साथ भी की जाती है। हालांकि कहीं कहीं पे एक नवरत्न के रूप में घट खरपर की भी बात आती है। और घट खरपर जो थे वो दरअसल कालिदास के मित्र थे, और उन्होंने ये चैलेंज किया था कि जो मुझे यमक में हरा देगा तो मैं उसके यहाँ फूटे घड़े से पानी भरूंगा, और इसीलिए उनका नाम भी पड़ा था। उनका ओरिजिनल नेम घट खरपर नहीं है। तो कहीं कहीं पे नवरत्नों में उनका नाम भी मिलता है और कई जगह पे वराहरुचि का भी नाम मिलता है। और इसके अलावा वेताल भट्ट जो थे वो भी उनके नवरत्नों में से एक थे। वेताल भट्ट की बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी। विक्रम और वेताल की बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जो कि एक्चुअली वेताल जो था एक मैजिशियन माना जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्त पीरियड में हर क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई, और यही वजह थी कि उस समय को स्वर्णकाल समझा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।